अच्छा, ये 2027 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, अब उसकी तैयारी तो चली शुरू हो गई एक तरह से, तो योगी जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा या कुछ? जब मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो योगी जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई दूसरा नेतृत्व करने के लिए अखिलेश जी को हराना है, हमें समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है, तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं और उनके नेतृत्व में हम 2022 का चुनाव जीते हैं, 2019 का चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जीते हैं, 2024 में मैंने कहा थोड़ी चूक हुई है, उसमें सुधार हुआ। अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी को फिर हम लोग हराए हैं। अब विधानसभा का 27 के चुनाव की जोरदार तैयारी चल रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस भाव से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। डबल इंजन सरकार की अनेक उपलब्धियां, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोग सीधे लाभार्थी हैं जी। हम उनके बीच जा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके हम गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और जनता हमारे काम का समर्थन कर रही है। एक चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था में अपने को सुरक्षित पा रहे हैं, इसलिए लोग फिर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। तो 27 में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री वही बनेंगे? मुख्यमंत्री क्या, जब जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं बनता है। तो आपका डिप्टी कब हटेगा फिर? आप मेरे डिप्टी हटने की चिंता मत करिए, मुझे चिंता केवल ये रहती है कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाऊं, सपा को सफा करूं, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाऊं। मेरे तमाम युवा बैठे हुए, तमाम प्रदेशवासी बैठे हुए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे काम करें। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जिसके लिए जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उस जिम्मेदारी का वो निर्वाह करते हैं। मतलब यानी ये तय है कि योगी जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब आप कह रहे हैं तो माना ही जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं योगी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आपने ये नहीं कहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी के नेताओं का जवाब होता है पार्लियामेंट्री पार्टी तय, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। नहीं, हम अगर आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अगर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी हम यही मानते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वही हमारा नेतृत्व करेंगे, प्रदेश को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के हम सब, आपने बड़े कुछ जो संस्थागत अपराध क्राइम था वो कम किया, लेकिन हम मीडिया में या अखबारों में, या हम जिस अखबार में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख अखबार है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी जैसे कासगंज में घटना हुई, बनारस में महिला बलात्कार की घटना हुई, लखनऊ का भी एक, इस तरह की घटनाएं फिर बढ़ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि इतनी सख्त व्यवस्था है, सब कुछ है, इसके बावजूद? कोई भी आपराधिक घटना घटती है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है कि पहले अपराध ना हो, और अगर कोई अपराध करे उसका सही ढंग से विश्लेषण करके, जो सही अपराधी उनका पता करके उनके खिलाफ कानून के अनुसार इतनी कठोर कार्रवाई किया जाए कि दूसरा उससे डरे कि अगर हम भी अपराध करेंगे तो हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश के किसी भी राज्य में हो, कानून व्यवस्था के लिए ही जानी जाती है, विकास के लिए ही जानी जाती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ही जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास का निर्माण किया है कि हम कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सबसे अच्छा काम किए। जो घटनाएं घट रही हैं उनको अंकुश लगाने के सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं, और जो अपराधी हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है कि अपराध करने के बाद सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। यहाँ सत्ता का संरक्षण नहीं, सत्ता अपराध करने वालों को सजा दिलाने का काम करती। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कम से कम ये अपराधियों को एक तरह से आपने बहुत खुली चेतावनी दी है। अभी एक मसला राज्यसभा में हुआ जिस पर सवाल भी पूछा गया था अखिलेश जी से, जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामलीला सुमन ने राणा सांगा जी पर बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था। वो बयान उस पर राज्यसभा में रिकॉर्ड से हटाया गया, वाली आलोचना हुई, मजम्मत हुई। लेकिन जिस तरह रामलीला सुमन के घर पर हमला हुआ, उसके बाद फिर बाकायदा नंगी तलवारें लेकर जो जुलूस निकाला गया और लहराई गई, वो कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं है क्या? देखिए, संसद में जो उन्होंने सवाल उठाया, मैं तो यही कहूंगा समाजवादी पार्टी के कोई सांसद हो या किसी भी पार्टी के सांसद हो, देश के किसी महापुरुष के प्रति कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती।
और श्री राम जी लाल सुमन जी को अपनी बात को वापस लेना चाहिए, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। लेकिन दूसरी ओर जो रामजी लाल सुमन जी के घर पे या आगरा में जो प्रदर्शन हुआ, मुझे तो कभी कभी लगता है ये श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ अपने लोगों को भेज करके इस प्रकार का काम किया है जिससे एक माहौल प्रदेश का खराब हो जाए। वो तो करणी सेना के लोग थे, वो तो सीधे कौन सी करणी सेना कहाँ यहाँ उसके अम्मू जी उसके अध्यक्ष है बराबर। मैं ये मानता हूं अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हर नागरिक की अगर हम सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो रामजी लाल सुमन जी उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सांसद है, भले वो समाजवादी पार्टी से हैं, तो उनकी भी सुरक्षा यह सरकार की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का एक सूत्रीय एजेंडा है इस समय, किसी भी प्रकार से जाति को जाति से लड़ा दो, अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति से लड़ा दो, अनुसूचित जाति को अगड़ी जाति से लड़ा दो और आपस में लड़ा करके कोई राजनीतिक लाभ ले लो। ये समाजवादी पार्टी की साजिश है और ये साजिश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है, वो चाहे जो भी हो, जिस भी संगठन का हो, जिस भी दल का हो, अगर कानून के अनुसार वो आचरण नहीं करता, लोकतंत्र है, किसी को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। केशव जी, अभी संसद ने कानून पास किया है वक्फ का कानून, काफी उस पर चर्चा हुई, बहस भी हुई, बहुत दिनों बाद संसद में इतनी सार्थक बहस हुई, मतलब दोनों सदनों में, ठीक है, पक्ष विपक्ष में विचार रखे। उस कानून के पास होने के बाद एक मुसलमानों में एक डर जो व्याप्त हो गया है, खास करके उनके जो नेता ये बार बार कहते हैं कि सारी सरकार जमीन ले लेगी, वक्फ की जो जमीनें हैं और जो भी संपत्तियां हैं, इस डर को आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे निकालेगी? देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास होने का पूरा हिंदुस्तान स्वागत कर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भी जो तमाम ऐतिहासिक फैसले, उसमें से यह एक ऐतिहासिक फैसला है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान नहीं डरा हुआ है, मुसलमान की जगह इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ऐसे राजनीतिक दल डरे हुए। यह मुसलमानों की भलाई के लिए है, विशेष तौर से गरीब मुसलमान। वक्फ का मतलब गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करना, गरीब मुसलमानों के कल्याण की जगह उनका शोषण करने वाले अगर आज संशोधन पास हो गया है तो उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके माहौल बनाने से देश का जो मुसलमान आज बहुत बड़ी संख्या में यह समझता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ करते हैं वह देश के हित में और देशवासियों के हित में करते हैं। कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, टीएमसी सहित जो ऐसे दल हैं वो अपने दल के किसी व्यक्ति के हित में करेंगे या तो अपने दल के हित में करेंगे, उनको देश और समाज के हिस्से लेना देना नहीं रहता। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास करने वाले हैं और कांग्रेस सहित ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये कुछ का साथ, कुछ का विकास करने वाले हैं। मुस्लिम का साथ, मुस्लिम का विकास, गुंडों का साथ, गुंडों का विकास, परिवार का साथ, परिवार का विकास। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को केशव जी लेकर चलती है। बस सब चूंकि समय का इशारा हो रहा है तो एक आध सवाल पूछ करके, पहली बार उत्तर प्रदेश में इस बार होली और ईद पर जो तनाव देखा गया, हालांकि सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन होली पर मस्जिदें ढकी गई तिरपाल से और ईद पर भी जो है नमाज को लेकर विवाद हुआ, तो मतलब इतना तनाव क्यों इस उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुनी तहजीब वाला प्रदेश है? मैंने कहा ये तनाव नहीं है, ये श्री अखिलेश यादव जी 2027 के चुनाव को लेकर के, श्री राहुल गांधी जी 2027 के चुनाव को लेकर के, ये चुनाव को लेकर तनाव पैदा करते हैं। यहाँ होली और दिवाली साथ साथ होती रही है, साथ साथ होती रहेगी। हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। इस प्रकार के तनाव का लाभ किनको लेना है? जिनको लाभ लेना वो इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में होली भी अच्छे से हो गई, ईद भी अच्छे से हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रचार ऐसा किया जा रहा था तो जैसे लगे क्या कि उत्तर प्रदेश पूरा जल उठेगा। उत्तर प्रदेश न जल उठेगा, न जल करके भस्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा, गरीबी से मुक्त प्रदेश बनेगा, रोजगार से युक्त प्रदेश बनेगा। तो आखिरी सवाल कि संभल जैसे विवाद उत्तर प्रदेश में आगे भी होंगे या उन पर कुछ मतलब इस तरह विवाद जरूरी है क्या?
उत्तर प्रदेश के विकास में ऐसे विवादों की ये कोई जरूरत है क्या? उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई ऐसे स्थान हैं जिनको लेकर के कोई माननीय न्यायालय के अंदर जाता है और न्यायालय कोई आदेश देता है और उस आदेश के अनुपालन की पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करती है, अगर कोई मंदिर का मामला होता है तो विपक्ष बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसे भाजपा के ऊपर चस्पा करता है। अगर कोई मंदिर का, मस्जिद का कोई विवाद, क्या श्री राम जन्मभूमि का विवाद नहीं था? क्या था विवाद? लेकिन आज रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार है। सौराष्ट्र सोमनाथम, भगवान सोमनाथ का मंदिर बन करके तैयार है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया, लेकिन एक हिस्से का विवाद अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देता है हम लोग उसका शीश झुकाकर स्वागत करते हैं। और यह विवाद नहीं है, ये संवाद से, जैसे आपने अमर उजाला का संवाद रखा है ना, इस संवाद से सब हल हो जाएंगे और सबको समझ में आता है जो हिंदू आस्था के केंद्र है वो हिंदू आस्था के केंद्र है, जो मुस्लिम आस्था के केंद्र है वो मुस्लिम आस्था के केंद्र है। विवाद कुछ नहीं है, विकास ही विकास है। तो केशव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शहर, वो कहे ना गजल की कोई कविता के, शहर में तनाव है लगता है कहीं चुनाव है, तो आपने चुनाव और तनाव को जोड़ दिया। और मैं जो कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी सत्ता की मलाई खाने के लिए बेचैन है, लेकिन मुझे कई हमारे ज्योतिषी मित्रों ने बताया है कि श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में अभी 2047 तक सत्ता का योग नहीं है। अब देखिए, आप ये तो ज्योतिषी जाने हैं, या आपको अगर किसी ज्योतिषी ने बताया, हो सकता है अखिलेश जी को किसी ज्योतिषी ने कुछ और बताया हो, तो आप राजनेताओं की बात है, लेकिन ये जरूर है। अभी मैं सुन रहा था किसी दर्शक ने कोई सवाल कर दिया होगा, उनको गुस्सा आ गया। एक बार मैं विधानसभा में ऐसे कोई सवाल के जवाब में कुछ वार्ता होने लगी, सबसे ज्यादा वो मुझसे चिढ़ते हैं। उनको लगता है 2017 में उनको सत्ता से बेदखल करते समय मैं अध्यक्ष था। उन्होंने तो आपको ऑफर भी दिया था कि 125 विधायक तोड़ के लाइए, हम सरकार बना देंगे। वो उनके पास 125 सही नहीं, आधे विधायक उनको छोड़ के जा चुके हैं। उनके पास केवल अभी गिनती के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में, वो एक तरह से डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठे उतर करके आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक समय ऐसे जरूर अहंकार में आ गई थी कि वो सत्ता में फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन मैं केवल ज्योतिषी मित्रों के आधार पे नहीं, मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैं गरीबों के बीच में रहता हूं। मैं भी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आता हूं। मैं छोटी आयु से संघर्ष करते हुए आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हूं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को मैं बार बार यही कहता हूं, उनको विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिल सकती। ये केशव जी, आप ने सबसे अच्छी बात ये कही, संवाद के महत्व पर आपने बहुत जोर डाला कि आपस में संवाद होता रहना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके और अखिलेश यादव के बीच में भी संवाद हो तो उत्तर प्रदेश से कुछ भला हो। नहीं, हम संवाद करते हैं अखिलेश जी से, हम उनका व्यक्तिगत तौर से सम्मान करते हैं। उनकी विचारधारा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को संरक्षण करने वाली है। मैं उस विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाला हूं, संघर्ष करके यहां आया हूं। मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूं, जो मुख्यमंत्री रहे उनका बेटा हूं। मैं एक साधारण किसान का बेटा। लेकिन हम तो चाहेंगे आप मुख्यमंत्री भी बने देश, प्रदेश, और आप हमारे अमर उजाला के संवाद मंच पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। और आगे भी संवाद की परंपरा जारी रहेगी। जल्दी फिर आपको किसी मंच पर अमर उजाला आमंत्रित करेगा और आप उसमें आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नहीं, बहुत धन्यवाद। अमर उजाला का भी पूरे परिवार का धन्यवाद। आपने संवाद का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम में बहुत सारी हस्तियों को यहाँ पर बुलाने का भी काम किया है। जितने लोग आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं उनका सबका स्वागत भी करता हूँ। और अमर उजाला इस प्रकार के काम करता है। मैं अमर उजाला की इस प्रकार के कार्यों की सदा सराहना करता हूं। आप बहुत अच्छा काम करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। आपने अपने वक्तव्य में और सवालों जवाबों के क्रम में एक बात कही कि आपको अपने पद के, अपने नाम की चिंता नहीं है, आपको चिंता है उनकी, जो कि उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाएं, जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को समृद्ध करें।